हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं डाक विभाग में जो आपकी 38,926 पदों पर भर्ती निकली हुई है उससे कुछ कॉमन सवाल निकल के आ रहे हैं जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आपका पहला सवाल हो गया कि इस भर्ती में कितने फॉर्म भर सकते हैं, यानी एक कैंडिडेट कितने फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और दूसरा जो सवाल है वो क्या दूसरे सर्कल से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि हम यूपी से बिलोंग करते हैं और राजस्थान में फॉर्म भरना चाहते हैं तो क्या ये पॉसिबल है। और फिर उससे अगला जो सवाल आता है वो आता है कि सबसे कम मेरिट कहाँ की जाती है जहाँ के लिए हमें अप्लाई करना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो वो ये है कि कितने परसेंट वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। तो इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आप सभी के लिए होने वाली है, क्योंकि अगर आपने एक भी मिस्टेक की तो भले ही आपको नौकरी मिल जाए लेकिन उस नौकरी का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप सभी को इस भर्ती के बारे में पता होनी चाहिए। तो उन सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं, और आपके जितने सवाल हैं उन सभी सवालों के जवाब आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी जानकारी मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ और यहाँ पे आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक दिया गया है और स्क्रीन पर भी आप सभी को दिख रहा है, वहां से जाके आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। फिलहाल इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो कि आपकी जीडीएस की भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, इसी के माध्यम से आप सभी को पूरी जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सारी चीजें मेंशन है और इसके अलावा आपको जो भी अलग से जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो जो डाउट आ रहा था वो ये आ रहा था कि इसके लिए कितने फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो इसके बारे में आप सभी को बता देते हैं कि कितने फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर आपका मेंशन है कि ओनली वन रजिस्ट्रेशन इज अलाउड फॉर वन कैंडिडेट। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि एक कैंडिडेट के लिए केवल एक ही रजिस्ट्रेशन रखा गया, जिससे कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। अगर कोई भी डुप्लीकेट अगर रजिस्ट्रेशन अगर आप करते हैं किसी भी केस में, तो आपका क्या होगा कि जो कैंडिडेचर होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा और आप आगे इस भर्ती में हो सकता है पार्टिसिपेट इस वाली भर्ती में नहीं कर पाएंगे। तो एक कैलेंडर ईयर के लिए केवल आप एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसी से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे भरना होगा। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो भरना है। एक इसके अलावा अगर हम बात करें कि दूसरा जो ऑप्शन आ रहा था वो आ रहा था कि हम दूसरे सर्किल से या से यूपी से बिलोंग करते हैं तो क्या हम राजस्थान से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो क्या बिहार से हम अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि स्टेट में परसेंटेज का काफी डिफरेंस रहता है। काफी स्टेट में आपको देखने के लिए मिलेगा काफी कम परसेंटेज बनती है, लेकिन काफी स्टेट ऐसे हैं जहां पे परसेंटेज बहुत हाई बनती है। तो हर एक कैंडिडेट ये चाहेगा कि हम ऐसे स्टेट में जाके अप्लाई करें जहां पे हमारी परसेंटेज कम जाती हो, तो इससे हमें बेनिफिट मिल पाएगा। तो देखिए, यहाँ पे आप सभी को एक चीज क्लियर कर देता हूं कि आप जिस सर्कल से चाहें उस सर्कल से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपके जो रेजिडेंस एंड डोमिसाइल से आपका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पहली बात आप सभी को एक चीज समझनी होगी कि जैसे कि अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो भाषा रहेगी, लोकल लैंग्वेज रहेगी, वो रहेगी हिंदी। इसके अलावा जितने जो भी स्टेट रहेंगे, जितने स्टेट हैं उन सभी में जिनमें की हिंदी बोली जाती है, जहां की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, उनके लिए डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हिंदी के अलावा और किसी राज्य में अप्लाई नहीं कर सकते जहां की लोकल लैंग्वेज हिंदी ना हो। तो ऐसे ही स्टेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जहां की लोकल लैंग्वेज आपके स्टेट से मैच करती हो और जो आपको आती हो। तो ये चीज भी क्लियर होगी कि आप दूसरे सर्कल से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सभी को एक सजेशन देना चाहता हूं, आपको किसी ने बताया होगा, आपको क्लियर कर दूं कि आपको दूसरे स्टेट से अप्लाई नहीं करना है। जी हाँ, बिल्कुल आपको दूसरे स्टेट से अप्लाई नहीं करना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आप सभी को चलिए इसका प्रूफ दे देता हूं। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिडेंस एंड द अकोमोडेशन फॉर लोकेटिंग ब्रांच पोस्ट ऑफिस। तो आप सभी को बता दें कि जीडीएस बीपीएम की जो पोस्ट रहेगी उसके लिए उसे घर भी चाहिए होता है जिसमें उसका पोस्ट ऑफिस बनाया जाएगा। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि नौकरी लगने के बाद आपको किसी पोस्ट ऑफिस पे भेज दिया जाएगा। पोस्ट ऑफिस आपके घर में ही होनी चाहिए, जिसका डायमेंशन वगैरह बताया गया है कि 10 बाई 10 का आपका कमरा होना चाहिए। वो सारी चीजें इसमें मेंशन की गई हैं, यहाँ पूरा रीड आउट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 12 जब आप रीड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको जो फॉर्म भरना है वो अपने स्टेट से और अपने गांव से ही फॉर्म अप्लाई करना है। क्योंकि आप समझिए एक चीज को कि आपको बीपीएम के लिए 12,000 यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। अब आप दूसरे स्टेट से यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, मान के चल लेते हैं दूसरे स्टेट से आपने अप्लाई कर दिया और दूसरे स्टेट से जब आप अप्लाई करेंगे तो वहां पे आपको एक जगह चाहिएगी, एक रेजिडेंस चाहिएगा जहां पे आपकी पोस्ट ऑफिस खोली जानी है। अब किसी जगह जब आप जाके रहेंगे तो वहां क्या रहेगा, फिर आपको एक रेंट पे घर लेना पड़ेगा जहां पे आपको रहने का, खाने का
पोस्ट ऑफिस के लिए 10 बाई 10 का कमरा, लाइट वगैरह वो सारी चीजें अरेंज करनी पड़ेंगी। अब ऐसे में दिक्कत क्या होगी कि 12,000 रुपए जो आपको सैलरी मिल रही है वो 12,000 से भी काम नहीं चल पाएगा और अपने घर से पैसे लेके पोस्ट ऑफिस को चलाना पड़ेगा। अब नौकरी कर रहे हैं तो जरूरत के लिए अब इतने ही अगर किसी के पास पैसे हैं तो नौकरी करने की जरूरत ही क्या है। तो इसीलिए मैं आप सभी को सजेशन दूंगा कि आप अगर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस वैकेंसी के लिए केवल और केवल आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करना है और होम डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ आपका जो घर है, जो आपका पोस्ट ऑफिस लगता है, आपको उसी पोस्ट ऑफिस से अप्लाई करना है। अदर किसी पोस्ट ऑफिस से अप्लाई करने का कोई भी आपको बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आपको वर्क वहीं पे करना पड़ेगा और अगर वहां पे सेलेक्ट भी हो गए तो उसके बाद भी आप नौकरी नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ ही टाइम में आपकी ये स्थिति हो जाएगी कि आपको वो नौकरी छोड़नी पड़ेगी और आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। अब देखिए, ये पॉइंट क्लियर होने के बाद हमने 2 पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर लिए। अब इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है कि सबसे कम मेरिट कहाँ की जाती है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप सभी को लास्ट वीडियो में क्लियर किया था कि इसका जो मेरिट का फंडा है वो थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है कि हर एक पोस्ट ऑफिस के लिए अलग अलग कट ऑफ जाती है। ना तो स्टेट के अकॉर्डिंग जाती है, ना आपकी डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग जाती है। ये जो कट ऑफ बनती है वो बनती है आपकी पोस्ट ऑफिस के अकॉर्डिंग। जो पोस्ट ऑफिस के लिए जिस कैंडिडेट ने अप्लाई किया, जिसके हायर मार्क्स होंगे उसी कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्शन दे दिया जाता है। तो ये कोई भी एनालिसिस आपको करके नहीं बता सकता कि सबसे कम मेरिट कहाँ की जाती है। दूसरी बात अगर मैं करूँ स्टेट की कि किस स्टेट की कम जाती है, तो देखिए आप सभी को बताते हैं, जैसे यूपी हो गया। अभी आप यूपी में देखेंगे परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई होती है कैंडिडेट की, लेकिन वहीं पे बिहार की देखेंगे, बिहार की भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। वहाँ पे आप देखेंगे 90s में परसेंट बनती है, 95 में परसेंटेज बन जाती है, कैंडिडेट को कुछ पता नहीं होता। इसके अलावा अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो आपको राजस्थान में देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पे इतनी कैंडिडेट की परसेंटेज हाई नहीं मिलेगी जितनी आपको यूपी और बिहार में मिलेगी। तो ऐसे और भी स्टेट हैं जहां पे जो कट ऑफ होती है वो काफी कम जाती है कंपैरिजन टू यूपी एंड बिहार जैसे स्टेट के मुकाबले। तो इन स्टेट में जो कट ऑफ होगी वो डेफिनेटली इन स्टेट में कट ऑफ कम जाएगी। जहां पे कैंडिडेट की बहुत हाई परसेंटेज आती है वहां पे कट ऑफ हाई जाएगी। अब हाई परसेंटेज का आप सभी को बता दें कि अगर स्टेट बोर्ड से कैंडिडेट अप्लाई करता है तो स्टेट बोर्ड में तो थोड़ी कट ऑफ कम हो भी सकती है, लेकिन जब सीबीएसई का बंदा आता है तो सीबीएसई वालों की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई होती है, उनके मेरिट जो होती है काफी हाई होती है, तो उनकी वजह से ये मेरिट हाई जा सकती है। तो ये चीज आपकी क्लियर है कि आपको पोस्ट ऑफिस अपने घर वाला जो पोस्ट ऑफिस है जो भी आपके एरिया में आता है उसी के लिए अप्लाई करना, चाहे आपका सिलेक्शन हो या ना हो, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो भी गया अदर जगह से तो कोई बेनिफिट नहीं है, ये आप अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए। अब देखिए, इसके अलावा जो बात आती है वो ये आती है कि कितने परसेंट वालों का हो जाएगा। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है कि मेरी परसेंट 77 है, मेरी 87 है, मेरी 97 है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखिए, अभी जो मैंने आप सभी को एक चीज क्लियर की कि इसका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है, जो मेरिट का प्रोसीजर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अभी आपके लक के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने जो आपकी पोस्ट ऑफिस है वहां से आपने अप्लाई किया है और वहां आपकी एक पोस्ट है, तो सबसे ज्यादा हायर मार्क्स वाले अगर आप ही कैंडिडेट हैं तो डेफिनेटली आपका वहां पे हो ही जाना है, क्योंकि ये स्टेट वाइज एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी कट ऑफ नहीं बन रही है। ये हर एक पोस्ट ऑफिस के लिए अलग अलग जब आपकी कट ऑफ जनरेट होगी तो इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट होता नहीं है, कुछ कंडक्ट होता नहीं है। डायरेक्टली आपकी जो 10th के जो मार्क्स होते हैं उसी के बेसिस पे आपकी जो कट ऑफ होती है वो प्रिपेयर होती है और ये ऑटोमेटिक होती है, ऑटो जनरेट आपकी मेरिट लिस्ट होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो होता है। तो देखिए, आप सभी को इस चीज के लिए नहीं सोचना है कि आपका होगा नहीं होगा, वो सारी चीजें एकदम डिफरेंट है, क्योंकि कोई जानता नहीं है। अगर आपको एग्जैक्ट अभी कोई कट ऑफ बता भी रहा है, अभी कोई आपसे कह रहा है कि भाई कम से कम 90% होनी चाहिए, तो इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि जिस पोस्ट ऑफिस के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसमें कोई 90% वाला डालेगा। हो सकता है जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उस पर मैक्सिमम आप ही के 75% मार्क्स हों, उससे ऊपर किसी कैंडिडेट ने अप्लाई ना किया हो। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, क्योंकि विद्यार्थी का काम यही होता है जब कोई नौकरी की तैयारी कर रहा होता है कि कंपटीशन है, कंपटीशन में हमें जाना है, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। तो सारी चीजें मैंने आप सभी को क्लियर कर दी है कि अगर आप ये गलती करते हैं कि आपने कहीं दूसरी जगह से अप्लाई कर दिया तो नौकरी मिलने के बाद भी सब कुछ खत्म है और कोई भी आपको बेनिफिट नहीं होगा। उम्मीद करता हूं दी गई जानकारी आपको एकदम से स्पष्ट हो गई होगी, क्योंकि जितने बार मेरे साथ के जो भी कैंडिडेट हैं या जो फ्रेंड सर्कल में जो भी सेलेक्ट हुए हैं उनसे ये पूरी नॉलेज को कलेक्ट करके मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को इसके बारे में पता चल पाए। अगर
आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक दिया गया है और स्क्रीन पर भी आप सभी को दिख रहा है, वहां से जाके आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।